नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह यादव आप लोगों के लिए हमारे संडे 6 फैब को जो टेस्ट हुआ था उसकी एक पीडीएफ लेके आया हूं। हम आंसर्स आज डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। अंत तक पूरे 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको वादा करा था, हम आपको ये लेक्चर देंगे। हम आपके साथ ये लेक्चर लेके आ चुके हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारे कल के टेस्ट के आंसर्स के एनालिसिस। दोस्तों कल हम लोगों ने आप लोगों को जो टेस्ट दिया था, ये हमारी क्लासेस के बारे में आपको मैं बता देता हूं। हमारी क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं। बहुत सारे जो बच्चे पहले ये बताते कि सर टेलीग्राम पे मैंने आंसर्स डलवा दिए थे, टेलीग्राम पे आधे घंटे बाद टेलीग्राम पे आंसर्स डल गए थे, तो आप टेलीग्राम पे आंसर्स ले सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपका आज डल रहा है, तो ये टेलीग्राम से आप ये ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। 3 लेक्चर्स हो रहे हैं हमारे। एमपी में एमपी पढ़ा रहे हैं हमारे, ठीक है, यशवंत सर 10 बजे, कुंदन सर ले रहे हैं हिस्ट्री का, चल रहा है लेक्चर 4 बजे, और मेरा 6 बजे। आज से इंडियन ज्योग्राफी शुरू होगा 6 बजे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। फटाफट एनालिसिस करेंगे, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, कोशिश करेंगे घंटे भर में पूरा पूरा एनालिसिस हो जाए। भीमबेटिका की खोज किसने करी थी? हु डिस्कवर्ड द भीमबेटिका? दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी डाला था, बहुत इजी आप लोगों को याद होगा। या डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकड़कर नाम है इनका। ये उज्जैन यूनिवर्सिटी से इनका संबंध है, उज्जैन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, आपको याद रखना है, उज्जैन यूनिवर्सिटी से इनका संबंध है, ठीक है। भीमबेटिका की खोज करी थी दोस्तों। भीमबेटिका कहाँ आता है? रायसेन जिले में आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल करा है। तो अब हमारे पास यूनेस्को की 3 नहीं 5 साइट है: खजुराहो, भीमबेटिका, सांची के स्तूप, ग्वालियर का किला और ओरछा। तो ये ग्वालियर का किला और ओरछा ये लेटेस्ट में जुड़ा है, ये भी आप याद रखेंगे। भीमबेटिका इनकी खोज किसने करी थी? इन्होंने करी थी, ये आपको याद होना चाहिए। दोस्तों ये मैच करना है, एक तरफ आर्कियोलॉजिस्ट हैं और एक तरफ है वो रीजन जहां पर ये चीजें दिख रही है। तो आर्कियोलॉजिस्ट और रीजन है, तो यहां पर इसमें आंसर क्या है? इसमें आंसर डी है, मतलब नर्मदा घाटी का आएगा सांकलिया जी। ये इन्होंने ये आंसर हमने इसलिए डाला है, आप लोगों ने कम एनालिसिस करा होगा। ये वो चीज है जहां पर इन लोगों ने उस वैली के बारे में बताया है, ठीक है। तो सोन घाटी के निसार अहमद हैं, ठीक है, चंबल घाटी के शर्मा जी और सतना के वाकड़कर जी हैं। तो ये आपको याद रखना है। अभी हम आपको ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नया है आपके लिए, तो ये जरूर आप याद रखेंगे, आईएमपी है आपके लिए। तो इसका आंसर डी आएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या है? डी। ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य तोमर को किसने हराया था? हु डिफीटेड द ग्वालियर किंग विक्रमादित्य? किसने हराया था? ये आपको याद रखना होगा। यह हराया था इब्राहिम लोदी ने। किसने हराया था? इब्राहिम लोदी ने। बहुत ही आईएमपी है, इब्राहिम लोदी ने डिफीट करा था, ये आपको याद रहे। लोदी वंश डायनेस्टी के थे। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य को हराया था। थर्ड का आएगा ए। फिर सूची आइए दोस्तों, फिर सूची आइए। बघेल वंश, तोमर वंश, मालवा वंश, फारूकी वंश, उस तरफ डायनेस्टीज दिए दोस्तों, इस तरफ क्या है? इस तरफ आपको दिया गया है उनके शासक। तो आपको बताना है कि मैच लिस्ट ए टू लिस्ट 2, आपको दोनों लिस्ट को मैच करके बताना है कि कौन सा होगा। तो दोस्तों बघेल के भीमदेव हैं, तोमर के वीर से हैं, मालवा के, ये बिल्कुल सेम मैच हो रहा है। तो आंसर ए आएगा, मतलब ए का ए है, फर्स्ट है, बी का सेकंड है, सी का थर्ड है और चौथे का चौथा है। तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर आएगा दोस्तों ए। क्लियर है? आगे चलते हैं, सेशन को पूरा देखिएगा, फटाफट में आंसर्स आप लोगों को दिखाएं। जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह, देखिए हम लोगों ने इससे पहले जबलपुर सत्याग्रह में कौन कौन शामिल थे वो हमने एफएलटी में डाला ही था। तो आप याद रखें, जब यूनिट फर्स्ट में मैंने आपको जबलपुर सत्याग्रह के बारे में, नमक सत्याग्रह के बारे में, जंगल सत्याग्रह के बारे में, तो झंडा सत्याग्रह से जुड़ा है, इसको ध्वज सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ये कब हुआ, तो 1923 में। इसका आंसर आएगा 1923 में। आप याद रहे कौन कौन शामिल था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है हमने, तो आपको ये भी आप सर्च कर लीजिएगा कि कौन कौन शामिल था, ठीक है। तो इसमें कौन कौन शामिल था ये भी है, और कहां से था? जबलपुर। इसको झंडा सत्याग्रह भी कहा गया है, ठीक है। ये दोबारा हमने क्वेश्चन पूछा, यूनिट 1 में भी आपको इसका थोड़ा सा हमने डिफरेंट फॉर्म में पूछा था।
फिर सूची मिलानी है दोस्तों। हम ज्यादातर सूची के इसलिए लेके आए हैं कि आपको सूची के अनुसार क्या है चीजें समझ में आ जाएगी। तो देखिए ये है आपका, इसका आंसर आएगा थर्ड, सी आएगा इसका आंसर, मतलब पहले का तीसरा है कि शिवनी सत्याग्रह 1916 में। ठीक है, फिर अब आता है झंडा सत्याग्रह, अभी बताया, लास्ट क्वेश्चन से आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, फिर है जंगल सत्याग्रह 1930 और ये चावल सत्याग्रह 1947। तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है, अब ये सभी सत्याग्रह हम लोग हालांकि अलग अलग बताए हैं। ठीक है, चावल सत्याग्रह आपके लिए नया है, ये आप जरूर देखिएगा चावल सत्याग्रह। तो इन सत्याग्रहों के बारे में आप लोगों को लिस्ट आउट किया गया है, आंसर है सी। अब दोस्तों एक तरफ लिस्ट दी है जिसमें परियोजनाएं, वाटर परियोजनाएं जो है, हाइड्रो जो प्लांट्स होते हैं वो है कि हलाली, माता टीला, जोबट और बाणसागर इधर दिया है, उधर हलाली, बेतवा, हथनी और सोन। तो आपको बताना है कि मैच फर्स्ट से, मैच लिस्ट जो फर्स्ट है उस लिस्ट 2 से आपको मैच करना है। तो कौन सा किससे मैच है ये आपको देखना है। तो देख लीजिए आप, हलाली, तो ये हलाली, हलाली परियोजना, माता टीला, बेतवा, जोबट, हथनी और ये बिल्कुल, तो ये आंसर इसका आएगा दोस्तों डी, मतलब पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा मैच है, ये आपको याद करना। देख लीजिए 7th का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बिल्कुल मैच है, ये हर एक परियोजना किस किस नदी पर बनी है वो है। मध्य प्रदेश का सिंगरौली बेसिन प्रसिद्ध है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंगरौली आपको मालूम है कि सिंगरौली को हम लोग मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के नाम से फेमस है। तो सिंगरौली बेसिन का तो आपको मालूम है ऊर्जा कहाँ से आती है, कोयले से होती है, तो इसका नो डाउट 8th का आएगा सी। इसमें कोई संकोच होना नहीं चाहिए। एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भी कहा जाता है सिंगरौली को, दुनिया की दूसरी सबसे मोटी बर्थ होती है। बैंक नोट प्रेस कारखाना कहाँ स्थित है। अब बैंक नोट के बारे में दोस्तों, हालांकि ये एक ऑथेंटिक ये होना चाहिए क्या, मध्य प्रदेश में बैंक नोट, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो आपको डाउट में आ रहा था कि नासिक भी आया है और देवास, तो अभी ये अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कारखाना कहाँ है, तो आपको ये याद रखना होगा, देवास। ठीक है, पौराणिक कथाओं के अनुसार बांधवगढ़ का किला किन दो की जोड़ियों भाइयों से संबंधित है। मैंने एक रील भी बनाई थी, आप लोग इंस्टाग्राम पे जरूर वो रील देखिएगा। हमने बताया था भाई का किला कहा जाता है, और ये भाई का किला है ये राम लक्ष्मण। आपको याद है कि राम जी ने विजय के बाद लक्ष्मण जी को ये किला भेंट करा था, इसलिए बांधवगढ़ के किले को भाई का किला भी कहते हैं। ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बांधवगढ़ जो है वो नेशनल पार्क के लिए भी प्रसिद्ध है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आपको याद रखना है, ये सारी जानकारी इसमें आएगी। निम्नलिखित में किस देश में भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनती है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट एंड बॉर्डर विद द इंडिया। इट्स सिंपल, बांग्लादेश जो है वो सबसे ज्यादा, बांग्लादेश जो है वो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है भारत के साथ में, ये आपको याद रखना है। अगला चलते हैं 12 नंबर पे। फिर सूची आई है दोस्तों, ये बहुत अच्छी है सूची। इसमें आपको बताना है, एक तरफ राज्य दिए हैं दोस्तों और दूसरी तरफ चोटियां दिए, तो आपको बताना है कि किस राज्य की चोटी किससे मैच खाती है। 2-3 आपको ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर ही समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों सी, सी आंसर है, क्योंकि जो केरल की वो अनाईमुड़ी ये हो जाएगा। ठीक है, और जो नागालैंड की है, नागालैंड की ये आ जाएगा सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की दोडा बेट्टा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हर एक राज्य की ऊंची ऊंची चोटियों से मैच करने को बोला गया था, तो आंसर इसका दोस्तों सी आएगा, आंसर है इसका सी। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंक जलमार्ग, मतलब 10 डिग्री चैनल बोलते हैं दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, 10 डिग्री चैनल। ये बहुत फेमस है, अंडमान निकोबार के बीच में आपको मिलेगा। तो 10 डिग्री चैनल, ये कई बार पूछा जाता है कि 10 डिग्री चैनल कहाँ है, तो मैंने बोल ही दिया है आपको, अंडमान निकोबार के बीच में मिलेगा। तो 13 का ए है। ये हमारे जो मुख्य भूमियों से अलग अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वो आपको उसके बीच में अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली 10 डिग्री चैनल। इसके साथ साथ दोस्तों आप लोग 8 डिग्री चैनल भी देखिएगा, ये किसको किससे पृथक कर रहा है, ये भी आप जरूर आप एनालिसिस करेगा। ठीक है, ये भी 2 आइलैंडों के बीच में है, तो मिनिकॉय और हमारे मालदीव जो आते हैं, तो मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में आपको ये इस तरह से मिलेगा, तो आपको याद रखना है 13 का ए आएगा। फिर लिस्ट आइए, ज्यादातर लिस्ट देने का एक ही मेरा उद्देश्य रहता है, जब भी मैं आप लोगों के लिए प्रश्न बनाता हूं, तो मेरा यही ध्येय है कि एक प्रश्न में आपको 4-4 या
उससे ज्यादा आप लोगों को आइडिया लग जाए। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा इनको पंच प्रयाग बोलते हैं, 1 2 3 4, इसमें से एक छूट गया है, ठीक है। तो इनको ये पंच प्रयाग का भाग है, ये उत्तराखंड में आते हैं दोस्तों, पंच प्रयाग का भाग है कि हर प्रयाग में कहीं ना कहीं संगम की बात हो रही है। तो ये आपको याद रखना है, पंच प्रयाग की लिस्ट है, ठीक है। इसका आंसर बी आएगा दोस्तों, इसका आंसर बी आएगा। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, पहले का सेकंड, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी जुड़ती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके ही क्या बनती है, आपको ये एक चीज बता दूंगा। फिर नंद प्रयाग, अगर हम इसकी बात करें, नंद प्रयाग का चौथा आएगा दोस्तों। और फिर तीसरा आता है हमारा, तो तीसरे का कर्णप्रयाग और देवप्रयाग में ये आएगा, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथ और अलकनंदा मिलकर क्या बन जाती है, गंगा, जो देवप्रयाग काफी फेमस है। पंचप्रयाग में देवप्रयाग का महत्व ज्यादा बढ़ जाता है, गंगा बनती है। बाकी हर जगह कहीं ना कहीं उत्तराखंड की ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों को आपस में जोड़ा गया है। आईएमपी क्वेश्चन से आई होप आप लोगों को ये पैटर्न अच्छा लगा होगा, ध्यान से देखते तो ये बिल्कुल बन जाता। आम्रवर्षा, मैंगो शावर, ठीक है, अब संबंधित है। तो आमों की बौछार के लिए आम का टपकना, केरल की तटवर्ती क्षेत्रों में होने वाली मानसून वर्षा, तो केरल के तटवर्ती क्षेत्रों में होने वाली मानसून वर्षा से रिलेटेड है, बहुत आईएमपी है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको ये चीज समझना है कि यहाँ क्या है कि आम्रवर्षा एक तरह की वर्षा का, शावर का बताया गया है। जब ये वर्षा होती है तो केरल के क्षेत्र में जो आमों की जो कड़वाहट है वो कम हो जाती है और मिठास बढ़ जाती है, इसलिए आपने नाम सुना होगा दक्षिण केसरी, है ना। तो याद रखना आपको, दक्षिण केसरी रिलेटेड है ये आम्र वर्षा। इसी तरह से आपको एक और चीज याद बता दो, एक टी शावर होती है दोस्तों, टी शावर आप याद रखेंगे, ठीक है। एक होती है चेरी ब्लॉसम, तो ये जो चेरी ब्लॉसम है ये कॉफी के लिए है, ठीक है, और टी शावर टी के लिए। तो टी शावर होती है दोस्तों असम में, ये आपको याद रखना है, टी शावर कहाँ होती है, असम में। और चेरी ब्लॉसम ये आपको होती है कर्नाटका, बाबा पीर बुदान की पहाड़ी। तो कर्नाटका की जो पहाड़ी है बाबा पीर बुदान की, वो कॉफी के लिए काफी फेमस है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर जोड़िया जमाना को आया है दोस्तों, फिर हमारे पास कि हीराकुंड, हल्दिया, तारापुर और कुंद्रेमुख, एक तरफ आपको परियोजना दी है दोस्तों और एक तरफ राज्य दिए कि आपको संबंधित राज्यों के बारे में इनसे बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सी, ठीक है, आंसर आएगा सी। मतलब पहले का क्या बनेगा, हीराकुंड जो है ये उड़ीसा में, ये आपको मालूम होना चाहिए। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, ये सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है, ये आपको याद रखना होगा, ये सबसे लंबा बांध है, ठीक है। फिर हल्दिया वेस्ट बंगाल, आपको याद रखना है। अभी हाल ही में दोस्तों कांस्टेबल में भी आया था, हल्दिया के बारे में पूछा गया था, ठीक है। फिर आता है तारापुर महाराष्ट्र में, सभी को मालूम, कुंद्रेमुख कर्नाटक में। तो इसका आंसर आएगा 16 का सी, ठीक है। एक जब भी ऐसे जोड़ी जमा हो ना दोस्तों, तो आपको कम से कम 2 आंसर्स आने चाहिए। अगर आप 2 आंसर्स आपको आते हैं तो आप लगभग आप वो बना सकते हैं, अगर कठिन नहीं दिया है तो। गेहूं का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सिंपल है, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन, जल्दी बताइए। उत्तर प्रदेश के अलावा और कोई नहीं करता, अभी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश करता है गेहूं का उत्पादन, आपको याद रखना है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, अपडेटेड है, उत्तर प्रदेश ही सबसे ज्यादा इसका उत्पादन करता है। फिर सूची आई दोस्तों, तो एक तरफ आपको मिनरल्स दिए और दूसरी तरफ कंट्री। तो कौन सी कंट्री किस देश के लिए काफी है, ये पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको मिलाना है कि किससे कौन सा मैच होगा, ठीक है। जैसे आपको मालूम है, याद करो, मैंने भारत का तो याद करवाया था कि भारत का अभ्रक है, अभ्रक को क्या कहा जाता है, मीका भी कहते हैं। तो याद करने का तरीका, माई का लाल, याद है मैंने बोला था माई का लाल, ऐसे याद करने का तरीका है, आपको याद होना चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए कि विश्व की सबसे ज्यादा जो तांबे का उत्पादन है या कॉपर जो कैपिटल कहा जाता है वो चिली को कहा जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों हमने बी का फोर्थ, हमने देखा कि यार बी का फोर्थ है और फोर्थ का फर्स्ट, तो कहीं ना कहीं हमने बी का फोर्थ के 2 आंसर से हम लोगों ने आंसर्स निकाल लिया, ये आपको याद रखना है। तो 2 से भी आंसर्स निकलते हैं, ये इसका आएगा ए, ऐसे भी याद रख लेंगे। फिर चांदी का आप देख लीजिए, चांदी जो सबसे ज्यादा मैक्सिको में होती है, चांदी नॉर्थ अमेरिका चांदी के लिए काफी उत्पादित है, ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको बोला भी था कि जहां चांदी की खदानें खोजी गई, जैसे विश्व में सबसे पहले चांदी की खदानों के लिए खुदाई की गई थी, वहां से गोल्ड निकलना भी शुरू हुआ, और ये तुर्की ऑटोमन एम्पायर्स के समय ये सब चीज हुई थी। तो 18 का ए आएगा दोस्तों। सुपरनोवा क्या है,
दोस्तों हम लोगों ने, अगर हम हमारे लेक्चर्स की बात करें तो मैंने तारों की जो जीवन शैली होती है पूरा समझाया था कि एक तारा है, फिर धीरे धीरे वो रेड जाइंट स्टार होता है, फिर उसमें सुपरनोवा स्फोट होता है, फिर वो दो भागों में बंटता है। एक जब वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है उसके बाद वो ब्लैक होल बन जाता है। फिर एक जो होगा वो अगर उसकी चंद्रशेखर लिमिट से कम है तो वो श्वेत वामन, फिर काला वामन, मतलब व्हाइट डॉर्फ और फिर ब्लैक डॉर्फ बनता है। तो ये क्या है, एक विस्फोट है। तो आपको होना चाहिए तारे में होने वाला एक विस्फोट, ये उसके लाइफ में होता ही है, हर तारे की लाइफ में एक बार ये विस्फोट जरूर होगा। तो 19 का डी है। ज्वालामुखी में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ये इतना ज्यादा है, हमारा ज्वालामुखी का लेक्चर्स हम लोगों ने लिया था, इतना ज्यादा है कि बहुत ज्यादा लाइट फैलाता है। तो ये इसमें आएगा स्ट्राम्बुली। क्या कहा जाता है? स्ट्राम्बुली। लाइट टावर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, मतलब इतना ज्यादा विस्फोट होता है कि प्रकाश आसपास फैला देता है। तो 20 का क्या आएगा दोस्तों? सी होगा, 20 का सी। आगे देखते हैं, अविभाजित मध्य प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया? बहुत ध्यान से दोस्तों समझना कि अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब इसमें हमारे जो अभी के मध्य प्रदेश के भाग हैं उसके अलावा दंडकारण्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का मैदान, महाकौशल, ये सब इंक्लूड होगा। तो आपको याद रखना है, इसके आंसर है 9। इस पे बड़ा डिस्प्यूट होने वाला है, आप लोग बोलेंगे सर 9 तो हमने पढ़ा नहीं, पर प्लीज आई एम श्योर ये 9 आएगा इसका आंसर। आप ध्यान से अगर 2-3 बुक रिफर करेंगे, कुछ बुकों में इसका गलत आंसर दिया, किसमें 11 डाला है, आंसर 9 ही सही है दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश की किस राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? जबलपुर इज फेमस फॉर, ये बहुत आता है कि यार जबलपुर को हम लोग क्या आर्थिक बोलते? नहीं दोस्तों, आपको याद रखना है ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, आर्थिक राजधानी हमारी इंदौर हो जाती है, और सांस्कृतिक राजधानी, संस्कार राजधानी किसको कहा जाता है? सेक्रेट अगर कहा जाएगा तो ये किसका है? जबलपुर को संस्कार राजधानी कहा जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और अगर आपको लेक्चर्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप इस लेक्चर के रिव्यूज जरूर डालिएगा, ठीक है? मैं कमेंट बॉक्स में आपके रिव्यूज का वेट करूंगा। पेपर कैसा लगा, पेपर के बारे में भी जरूर जानकारी दीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली ये लाइव नहीं हो पाया, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में आपको लाइव ही डिक्टेट करेंगे। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित शिखर को आरोही, अब देखो आरोही क्रम में जमाना, अरेंज द फॉलोइंग मध्य प्रदेश इन असेंडिंग आर्डर, मतलब नीचे से बढ़ते हुए हमें टॉप तक जाना है। तो दोस्तों जिस तरह से लिखे हैं ये डिसेंडिंग में लिखे हैं। अगर आप दोस्तों देखेंगे तो नीचे से ऊपर, सबसे ऊपर धूपगढ़ 1350, आप सभी को मालूम है 1350 मीटर आती है। और ये महादेव पर्वतमाला पर, मतलब महादेव श्रेणी, और ये सतपुड़ा का ही भाग है, आपको याद रखना है, सतपुड़ा का ही भाग है। सबसे ऊंची, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी भी है, तो ये तो सबसे बाद में ही आएगी। तो आपको उल्टा चलना है, मतलब चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो इसका ऑप्शन डी होगा। 23वें का क्या होगा? ऑप्शन डी। ये आपको याद रखना, हमको बढ़ते हुए क्रम में चलना है। तो सबसे नीचे, फिर अमरकंटक, फिर चौरागढ़, फिर धूपगढ़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है? मतलब आपको ये एनालिसिस देखिए, मानसून कहां से आता है? दक्षिण पश्चिम से। अब उसने ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। मतलब अगर मैं मध्य प्रदेश का इधर डायग्राम बनाऊंगा तो ये आपको बहुत अंडरस्टूड है कि ये वाला हिस्सा बड़ा सूखा रह जाता, तो ये उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या आएगा दोस्तों? उत्तर पश्चिम। ये आपको बहुत है, क्योंकि यहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। बाकी नीचे मालवा में भी माइल्ड होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर के आसपास। और अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की औसत, तो 120 सेंटीमीटर आती है। इधर पूर्वी क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होती है। वन रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए आप। वन रिपोर्ट में जो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार प्रदेश के किस जिले का 1% न्यूनतम है? दोस्तों प्रतिशत पूछा है ना, तो आपको याद रखना चाहिए ये प्रतिशत पूछा, और प्रतिशत में सबसे कम क्या आता है? उज्जैन आता है। उज्जैन में सबसे कम जंगल है। प्रतिशत उज्जैन और शाजापुर ये ऐसे हैं जिसमें सबसे कम प्रतिशत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखेंगे आप, आंसर इसका आएगा उज्जैन, ये आप याद रखेंगे। सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है वो है बालाघाट। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो क्या आएगा? बालाघाट में आएगा। आपको याद रखना है बालाघाट हमारे मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जहां सबसे ज्यादा वनों में जो प्रतिशत की बात कीजिए सबसे ज्यादा यही आएगा, सबसे कम उज्जैन। तो प्लीज ये मेंशन कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन में है ना, जब मैं लाइव आप लोगों का टेस्ट ले रहा था तो आप लोगों में से काफी लोगों ने बुलाया कि सर इसमें कुछ ऑप्शन, बिल्कुल सही है, ये सही है, ये अभय वन है, बिल्कुल सही है, अभय वन है। ठीक है, अभयारण्य बनाया गया था, ये भी सही है। अब दोस्तों आप अगर ध्यान से पढ़ते तो यहाँ मीटर लिखा हुआ है, यहाँ आना चाहिए क्या था? किलोमीटर।
इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। बाकी ये ऑप्शन भी सही है। तो आंसर क्या होना चाहिए, पहला दूसरा और चौथा। तो पहला दूसरा और चौथा, तो आंसर इसका क्या आएगा दोस्तों, डी। आपको यह पढ़ना ध्यान से था। अगर आप ध्यान से पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता कि यहां पर मीटर की जगह क्या आना है, किलोमीटर आना है। तो आपको चीजें यहां ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो किलोमीटर आना चाहिए था यह, इसीलिए आंसर इसका डी होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है। तो आपको याद रखना दोस्तों, यहाँ इनमें से टाइगर रिजर्व कौन सा नहीं है, माधव नेशनल पार्क जो है वो टाइगर रिजर्व नहीं है। संजय, जिनको डुबरी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी टाइगर रिजर्व में आता है। सतपुड़ा भी टाइगर रिजर्व में, कान्हा तो है ही, ऑब्वियसली हमारा पहला भी था। तो यहाँ सब टाइगर रिजर्व है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो ये नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है, ये नेशनल पार्क है, ठीक है। तो नेशनल पार्क, टाइगर प्रोजेक्ट, ठीक है, सेंचुरी, तो ये सब आप अभयारण्य बोलते हैं इनको। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो इनकी संख्या है 30 मध्य प्रदेश में। टाइगर प्रोजेक्ट अब बढ़ गए हैं, पहले 7 थे, अब कितने हो गए, 8। और नेशनल पार्क कितने हैं, ये भी एक बढ़ गया है, 12 हो गए, ठीक है। तो अभी हालांकि ये डिक्लेरेशन साथ ही आप लोगों को होगा। 12वां इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कूनो पालनपुर को जो अभयारण्य था उसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया है। और दोस्तों यहाँ 8 इसलिए लगा रहा हूँ, आप लोगों को 7 आपने पढ़ा होगा। कूनो पालनपुर में शेरों को मतलब चीतों को संरक्षण दिया जा रहा था, और वहां अभी शेर आने वाले हैं, मतलब गुजरात से शेर मंगाए जाएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा। तो अभी इसको अगर आप चाहो तो इसको साथ ही लिखे, कोई इशू नहीं है। तो 12, 7 और ये 30। सबसे प्रदूषित बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी। और याद रखो दोस्तों, इसको प्रदूषण के आधार पर ही कहा जाता है मध्य प्रदेश की गंगा। प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, ये है बेतवा नदी। कौन सी है, बेतवा नदी। माता टीला परियोजना इसी पर है, रायसेन की पहाड़ियों से निकलती है और चंबल में जाके मिलती है, ठीक है। और बेतवा को केन से मिलाया गया था, ये भी याद रखना आप। ये भारत की पहली नदी लिंक परियोजना का हिस्सा है, सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, भारत की पहली। मध्य प्रदेश की 2 नदियों को आपस में मिलाया था, बेतवा को केन से। तो इसका स्लोगन भी दिया गया था कि रहे हर बुंदेलखंडी चैन से, मिले जब बेतवा केन से। ऐसे याद रख लीजिएगा आप। ना सहायक नदियां पूछिए दोस्तों, ठीक है, कि कौन सी इनमें से सहायक नदियां किसकी हैं, कि कोपरा, व्यापम, वियर, ये केन की सहायक नदियां दोस्तों। ये किसकी सहायक नदियां, ये केन की सहायक नदियां, ये याद रखेंगे। स्टैटिक डाल दिया, थोड़ा सा डीप गए हैं, पर प्लीज आप लोग अब क्या करें, जब आप अपवाह तंत्र पढ़े ना, तो आप लोग जो मुख्य नदियां हैं उसके साथ साथ उसकी सहायक नदियों को भी बहुत अच्छे से देख ले। बदबदा बांध किस नदी पर है, ये भी आपको याद रखना है, बदबदा बांध किस नदी पर है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा कलिया सोत। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे, छोटी सी नदी है। भदभदा बांध आपको याद रखना है, भदभदा बांध किस नदी पर बना है, तो भदभदा बांध कलिया सोत नदी पर बना हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र, विंध्याचल और पेंच, और ये पावर स्टेशन के नाम है, ये पावर स्टेशन के नाम है। और एक तरफ वो किस जिले में आते हैं या किस जगह पर आते हैं ये बताया गया है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आएगा दोस्तों ए, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, बिल्कुल सेम है। अमरकंटक आपको याद है ये अनूपपुर जिले में आता है, तो आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो तो बन जाता। सतपुड़ा, ठीक है, ये कहाँ आता है, पाथरखेड़ा। सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा देखिए नर्मदा के नीचे, तो ये सतपुड़ा जो नेशनल पार्क है ये नीचे की तरफ आएगा। विंध्याचल बेड़न में, ठीक है, ये आपको याद रहा है, सिंगरौली, ये आपका बैतूल, और पेंच छिंदवाड़ा। तो बिल्कुल पेंच नदी जो है या पेंच नेशनल पार्क का है वो छिंदवाड़ा और सिवनी में, तो आप इससे भी मैच कर सकते थे। मोगली लैंड भी कहा जाता है पेंच नेशनल पार्क को। तो ये सारी चीजें बनाकर आप 31 का ए कर सकते हैं। प्रथम शिष्य कौन थे, उन्हीं के दामाद माने जाते हैं, ठीक है। तो महावीर जी के जामाली क्या आएगा, प्रथम शिष्य 30। ये सबने एक बहुत नॉर्मल तौर पे पढ़ा होगा कि भगवान महावीर के प्रथम शिक्षक कौन थे, जामाली, या जामाली कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हूणों को पराजित करने वाला गुप्त साम्राज्य कौन था। देखिए बहुत सिंपल है कि किसने हूणों को, एक बर्बर जनजाति होती है दोस्तों, ये क्या होती है, एक बर्बर जनजाति होती है। और आपको कई बार आपने सुना होगा कि हूणों को भारत से हराया था, कई बार पराजित किया। तो वो कौन थे, स्कंदगुप्त हैं, इसमें डाउट मत रखिएगा, ये स्कंदगुप्त थे जिन्होंने हूणों को पराजित करा। तो स्कंदगुप्त गुप्त साम्राज्य, गुप्त डायनेस्टी के राजा थे, इन्होंने ही हूणों को परास्त करा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं अपन, ठीक है।
34 नागर, द्रविड़ और बेसर, ये पूछा गया है। व्हाट आर दे, मतलब ये क्या है? नागर, द्रविड़ और बेसर। तो देखिए भारतीय उपमहाद्वीप के 3 मुख्य जाति समूह, 3 मुख्य भाषा वर्ग जिसमें भाषाओं को विभक्त किया गया है, भारतीय मंदिर की वास्तु से जुड़े हुए हैं। तो ये आपका इसमें आएगा 34 का सी। ये किससे जुड़े हुए हैं? ये वास्तु से जुड़े हैं, तो आपको याद रखना है ये क्या आएगा? 34 का सी आएगा, आपको अच्छे से याद रखना है। देख लीजिए दोस्तों, बस अंत तक बने रहिएगा, पूरे फटाफट आप लोगों को 100 क्वेश्चंस का एनालिसिस करवा रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा सेशन लाइक करिएगा आप, ज्यादा से ज्यादा हमको लाइक्स और कमेंट्स चाहिए, ठीक है। तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है? तबकात ए नासिरी, ये एक बड़ी फेमस बुक है तबकात ए नासिरी, ठीक है। जल्दी, तबकात ए नासिरी, ठीक है, ठीक है। इसका आएगा मिनहाज उस सिराज, इसका क्या आएगा दोस्तों? 35 का क्या आएगा? मिनहाज उस सिराज, तबकात ए नासिरी के लेखक हैं। बुक और ऑथर आपका कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि बुक और ऑथर से सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो इतिहास के कुछ बुकों के नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित संतों को उनके काला, मतलब जो उनके जिस काल में थे उनको जमाना है कि कबीरदास, नामदेव, मीराबाई, नानक, मतलब जो जिस समय जैसे थे, मतलब कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, तो आपको याद रखना है। जल्दी बताइए, मतलब आप देख लीजिए कौन सा कबीरदास जी, मीराबाई हैं, नामदेव। अच्छा, आपको ये याद होगा मीराबाई के तो गुरु ही थे रैदास जी, रैदास बोले या मैं रविदास बोलूं एक ही बात है। ये कौन थे? मीराबाई के क्या थे? ये गुरु थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका आएगा सी, आपको याद आना है सी। तो सबसे पहले नामदेव, फिर उसके बाद कबीर साहब, फिर नानक साहब, और फिर लास्ट में मीराबाई, ठीक है। तो ये उनके जो पहले आए और जो लास्ट में आए उसके बाद ये जमाया गया। तो इसका आंसर 36 का सी आएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से संबंधित सही उत्तर चुनिएगा। आपको बताना कि विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, शक संवत 78, गुप्त संवत 319 और भारत में मुसलमान का जो युग काल में 1192 में हुआ था। तो इसमें आपको जमाना नीचे पूछा है 1 and 2, 3 and 4, 1 2 3 एंड 1 2 3 4। तो दोस्तों ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये सब लगभग सारे के सारे सही हैं, ये आपको याद रखना है। डी, ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। देख लीजिए एक बार, विक्रम संवत शुरू करा था शकों ने। विक्रम संवत किसने शुरू करा था? शकों ने शुरू करा था, शकों ने शुरू करा था। और शक संवत करा था कुषाणों ने, जो कुषाण थे उन्होंने संवत शुरू करा, ठीक है। गुप्त संवत 319 में गुप्त काल में शुरू हुआ था और भारत में कि मुसलमान का युग, युग कहा है, देखिए आगमन नहीं बोलूंगा मैं, ये युग जो शुरुआत होती है वो यहीं से शुरू होती है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, अब इनमें से कहां पर बहुत ज्यादा फेमस है? हेमकुंड, ये आपको याद रखना है। 38 का बी आएगा, ये क्या आएगा? हेमकुंड, आपको याद रखना है। जो हेमकुंड है ये उत्तराखंड में दोस्तों कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। हेमकुंड कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। हेमकुंड कहाँ स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है, आप याद रखेंगे। भारत में स्थानीय स्वताय शासी संस्थाएं 1882 में के द्वारा संचालित, मतलब भारत में द लोकल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वर स्ट्रेंथ इन 1882 बाय जॉर्ज बाले, जॉर्ज रिपन, जॉर्ज कर्जन, जॉर्ज लिटन। जल्दी बताइए दोस्तों, ठीक है। इसमें आएगा जॉर्ज रिपन, क्या आएगा इसमें? जॉर्ज रिपन ने, देखिए स्थानीय जो स्वशासन की बात करी थी, तो उन संस्थाओं को 1882 में स्थापित करने वाले, सशक्त बनाने वाले कौन थे? लॉर्ड रिपन साहब थे। इन्होंने उनको बहुत अच्छे से, ठीक है, प्रमोट करा था। शैक्षणिक नीति में, ठीक है, फिल्ट्रेशन थ्योरी कौन लेके आए थे? तो शैक्षणिक में फिल्ट्रेशन जो लेके आए थे लॉर्ड मेकाले साहब। इन्होंने शिक्षा पर काफी जोर दिया था, है ना।
शिक्षा पर जोर दिया तो, और भारत में विधि के भी जो रचनाकार हैं, जो विधि के ज्ञाता हैं, या फिर आपको याद है कि विधि के पितामह कहा जाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, ये कौन है? लॉर्ड मेकाले, आपको याद रखना है, लॉर्ड मेकाले साहब, ठीक है। मेकाले शिक्षा नीति के नाम से भी इसे जाना जाता है, या मेकाले फिल्टरेशन थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। बरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? ये अनुकूलन समिति के थे दोस्तों, ये 2-3 बार आया, यूपीएससी में पूछा गया है। और ये अनुकूलन समिति कब बनी थी? ये बंगाल में बनी थी, ठीक है। ये बंगाल में एकता, मतलब ये जो वहां पर जो यूनाइटेड हो रहा था कि बंगाल को एक करना है, बंगाल को एक बनाना है, तो उसके लिए इन्होंने अनुशीलन समिति बनाई थी। बरिंद्र घोष साहब ने, ये बंगाल से रिलेटेड है, तो इस समिति का संबंध किस जगह से है? तो ये भी आप याद रख लेंगे, बंगाल से इस समिति का है। ये बहुत सिंपल पूछा कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सभी को मालूम है, पट्टाभी सीतारामैया, तो ये आपको याद रखना है। ये फर्स्ट थे, तो 42 का क्या आएगा दोस्तों? डी। 42 का आंसर आएगा डी। बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा लेक्चर देखना है, फटाफट हम हो रहा है, समय का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अब राज्य के विधान परिषद में कितने सदस्य विधानसभा के द्वारा चुने जा सकते हैं? जैसे अगर हम विधानमंडल की बात करें, ये आपको याद रखना है, विधानमंडल की बात करें तो 3 पिलर होते हैं दोस्तों। सबसे ऊपर आता है राज्यपाल, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आती है विधान परिषद, हमारे पास ये नहीं है। और फिर नीचे आती है विधान सभा। देखिए नीचे लिखा है, तो इसी को कहते हैं लोअर हाउस। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लोअर हाउस। इसको क्या कहा जाता है? अपर हाउस। इसको क्या कहा जाता है? अपर हाउस। ये आपको याद रखना है। तो 3 पिलर होते हैं विधानमंडल के, जैसे हमने संसद के 3 पिलर बनाए थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो ये परमानेंट होता है, ये टेम्परेरी होता है। तो यहीं से 1/3 कितने आते हैं? 1/3। तो कितना आएगा? इसका आंसर बी आएगा कि राज्य के विधान परिषद के लिए कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3 के द्वारा। कितने? 1/3। ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम विरोधी दल के नेता कौन थे? तो ये आपको याद रखना है। लीडर इन अपोजिशन पहली बार कौन थे? विश्वनाथ तामस्कर, बहुत ही आईएमपी है, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। विपक्ष के नेता के रूप में विश्वनाथ तामस्कर का नाम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार से जो जुड़ा हुआ है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि मानवाधिकार आयोग में जो नए 5, जो हमने 2019 में 5 विशिष्ट विभाग जोड़े गए थे, उसमें से कौन सा विभाग नहीं है? तो विधि विभाग, जांच विभाग, नीति विभाग और आर्थिक कार्य विभाग। तो इसका आंसर आएगा ये वाला, इसका आंसर आएगा आर्थिक कार्य विभाग। ये दोस्तों ना आप याद रखेंगे, इसका क्या आएगा? आर्थिक कार्य विभाग। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला देखते हैं, ठीक है। केंद्रीय 2 सूचियां दिए दोस्तों कि केंद्रीय आपको अनुसंधान संस्थान दिए हैं, केंद्रीय भवन निर्माण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान, औषधि निर्माण और चमड़ा आपको। तो देखिए यहां आपको कहीं ना कहीं, देखो ऐसे जैसे एकदम से आ जाए और नहीं समझ में आया, तो यार देखो चेन्नई में एक कंपनी फेमस है MRF, काफी आपने क्रिकेटरों के बल्ले पे। तो मद्रास रबड़ फैक्ट्री, मतलब मद्रास किसके लिए फेमस है भाई? आपको याद रखना है, चमड़ा उत्पादन के लिए। मद्रास किसके लिए फेमस है? चमड़ा उत्पादन। मतलब आप MRF का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, मद्रास रबर फैक्ट्री, ठीक है। तो यहां से देखिए दूसरे का क्या आ रहा है, मतलब जो डी है उसका क्या आ रहा है? पहला आ रहा है, और आपको ये आंसर बनेगा बी, ठीक है। और पहले का बनेगा दूसरा, आपको याद रखना है, केंद्रीय निर्माण रुड़की में है। और दूसरे का बनेगा चौथा, नई दिल्ली में, केंद्रीय सड़क अनुसंधान और औषधि जो वो सामने के सामने ही है। तो ये 2-3 बार पूछा है। औषधि संस्थान IMP है, लखनऊ में है, तो इसका आंसर बनेगा बी। और चमड़े का मैं आपको बता चुका हूं, MRF मद्रास रबर फैक्ट्री। वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पश्चात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? अब दोस्तों ये सुंदरलाल पटवा जी हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सुंदरलाल पटवा जी। आप क्या करें, इसके लिए क्या करें, आपको लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। 2 ही लिस्ट याद करने को बोलूंगा मैं, ज्यादा नहीं। 2 लिस्ट याद करनी है आपको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, आप मुख्यमंत्री की याद कर लीजिए आप, ठीक है। और दूसरा राज्यपाल की,
तो दोस्तों मध्य प्रदेश में या पीएससी आयोग की बात करूं तो बहुत बार लिस्ट कौन रहे हैं कौन नहीं रहे हैं। अब 2-3 बार क्या होता है कि ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन नहीं रहे। तो जो रहे उनको याद कर लीजिएगा, राज्यपाल जो रहे उनको याद कर लीजिएगा। 2 ही लिस्ट याद करने को बोलूंगा, ज्यादा लिस्ट आपको याद नहीं करनी है। तो राजनीतिक पक्ष के अगर देखें तो आपको याद, तो ये पूछा जाता है किसके बाद कौन रहा, सिक्वेंस याद हो जाए तो और बेटर है। सुंदरलाल पटवा आएगा इनका आंसर। जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अभी हालांकि पंचायती चुनाव इसलिए क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो कैसे जिला पंचायत के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है ना दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये सदस्य करते हैं। कौन चुनते हैं? ये सदस्य। कौन भी? जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य इसका चुनाव करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से होगा, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता। तो याद करा, जिला पंचायत के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ये आपको याद रखना। ये ऐसी मॉनिटरी होती है दोस्तों, जैसे हमने 3 लेवल पे, जैसे ग्राम पंचायत होता है ना, तो ग्राम पंचायत में क्या होता है बट सचिव और सरपंच, सचिव और सरपंच साहब होते हैं। जब हम जनपद की बात करते हैं तो जनपद में भी 2 होते हैं, एक सीईओ साहब होते हैं और एक होते हैं अध्यक्ष, ठीक है। और जब हम जिला पंचायत की बात करते हैं तो इसमें भी होते हैं सीईओ और अध्यक्ष। तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और ये तीनों चुनाव के थ्रू आते हैं। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पर है वो गवर्नमेंट के द्वारा भरा जाता है और यहाँ पर चुना जाता है। तो 3 लेवल में बलवंत राय मेहता समिति, आपको याद होगा, 3 लेवल में हम लोगों ने पंचायती राज चालू करा था। देखिए ये आया, एक्ट ही आ गया। अभी पंचायती राज अधिनियम की बात करते हैं। असभ्य है, मतलब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा असभ्य है। तो बिल्कुल ये तो सही है, 1993 में पंचायती राज, ये वाला मतलब मध्य प्रदेश, ये नहीं है, ये 1996 में आया था। तो ये वाला, ये आंसर क्या आना चाहिए? बी। आंसर आपका आना चाहिए बी, क्योंकि मध्य प्रदेश राजस्व संहिता 1959 में आई थी और संशोधन, ये बिल्कुल सही। बाकी सारे सही है, ये 1996 इसका राइट आंसर होना चाहिए, चूंकि 2000 डला है तो आंसर आएगा इसका बी। देख लीजिए पंचायत दर्पण क्या, व्हाट इज द पंचायत दर्पण? भ्रष्टाचारी का भांडा फोड़ने हेतु पंचायतों को कहा जाता है, क्या दिया जाता है? पंचायत, सभी पंचायतों को शासन द्वारा प्रदत्त आकार का दर्पण, पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन से रिलेटेड, या कोई है ही नहीं? तो नहीं, आपको मॉनिटरिंग के लिए जो दर्पण है, आईना आपको याद रखना है। तो ये आईना से रिलेटेड, तो इसे याद रखना है, दर्पण पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग, ये आपको याद रखना है दोस्तों। पंचायतों की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया था उनके लिए भी हम बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजें समझा रहे हैं। तो आप यूट्यूब पे आज ही जुड़े हैं, आप लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था संडे का, डोंट वरी, डोंट इशू, आपको 100 क्वेश्चन बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से मिल रहे हैं, ये आपको याद रखना है फुल लेंथ का। तो आप कहीं से भी जुड़े, आपको ये क्वेश्चंस, आपने टेस्ट नहीं दिया तब भी कोई बात नहीं, आपके ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं दोस्तों। 52 आ रहा है, निम्न उद्योगों का किस का उनके स्थान, स्थापित स्थान से मिलान कीजिए। मतलब एक तरफ है आपको ये बताया गया कि कौन कौन से उद्योग है और एक तरफ आपको, तो टिश्यू पेपर कहाँ बना था? टिश्यू पेपर ये दोस्तों ये अभी हाल ही में काफी फेमस हुआ है, इंदौर का पार्ट है, ठीक है। लकड़ी बनाने का कारखाना, लाख बनाने का कारखाना, चिप बोर्ड बनाने का कारखाना। तो देखिए कहीं ना कहीं आपको याद है कि लकड़ी जो चीरने का कारखाना जबलपुर से शुरू हुआ था, ये भी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा? ए। तो पहले का तो बी हो गया और दूसरे का डी हो गया, तीसरे का क्या हो जाएगा? चिपबोर्ड जो इटारसी में, आपको याद रखना है, और लाख बनाने का उमरिया, ठीक है। तो लाख से वो चूड़ियां, लाख जो चूड़ियां बनाए थे, तो ये आपको याद रखना है। तो 52 का ए आएगा दोस्तों। अब आ रहा है 51 था वो, 52 दोस्तों, वो नंबर शायद गलत डल गया होगा। 52 अब देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित? भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है। अब देखिए देखिए सही सुमेलित है दोस्तों, यह ध्यान रखना, भारतीय ब्रह्म समाज है तो केशव चंद्र आते हैं यहाँ। ये जो है, ये लोगों ने ये वाला टिक करा होगा, तो यहाँ आंसर आना चाहिए केशव चंद्र। क्या आना चाहिए दोस्तों? केशव चंद्र। यहाँ आंसर क्या आना चाहिए? केशव चंद्र आना चाहिए, ठीक है। तत्वबोधिनी समाज केशव चंद्र, सत्यशोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, और द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, ये सही है गोपाल कृष्ण। तो इसमें से सही सुमेलित करना है, तो ये सब गड़बड़ मामला है, मामला यही सही है। 52 का क्या आएगा? डी। मामला जो है वो यही सही है। देख लीजिए एक बार आप अच्छे से,
क्योंकि जब भी ब्रह्म समाज आता है ना, तो हम लोग ब्रह्म समाज में राजा राम मोहन राय लगाते थे। यहाँ हम लोगों ने पूछा है कि सही सुमेलित, आपको बताना है सही सुमेलित पूछा है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, इसमें आएगा द सर्वेंट ऑफ सोचे गोपाल कृष्ण गोखले सोचते गांधी जी के गुरु थे। कौन थे? गांधी जी के गुरु। जनसंख्या घनत्व को बताना है दोस्तों, आपको याद रखना है जनसंख्या घनत्व। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कहां से कहां तक है? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ये बिल्कुल सीक्वेंस पहले ही आ जाएगा। 53 का क्या आ जाएगा? ए। 53 का ए सबसे ज्यादा आपको मालूम है जो घनत्व होता है यही है, सबसे ज्यादा घनत्व है भोपाल, इंदौर, जबलपुर। फिर सबसे ज्यादा भोपाल में 855, 854, फिर ऐसे 100 डिक्रीज होता है। आप याद रखिएगा भोपाल में ज्यादा घनत्व है इंदौर से, ये चीज याद रखिएगा। आंसर ए है। इसका क्या आशय? भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, सभी नागरिक कानून जो है के समान है, के समान सामने समान है। और उसका दूसरा आता है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, और सभी वयस्कों को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण। देखिए तो वोट देने का तो धर्मनिरपेक्ष मतलब है, राज्य स्तर पर इसका कोई धर्म नहीं। तो आंसर 54 का क्या आएगा? बी। आंसर 54 का बनेगा बी बनेगा। ओके दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की सरकार के निरंकुश पर कार्यों पर नियंत्रण, उक्त में कोई नहीं। देखिए 55 देख लीजिए, ठीक है। तो क्या है? कल्याणकारी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट जो है वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। दोस्तों शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर शीट जो आपको प्रोवाइड करी उसमें एक दो आंसर ऊपर नीचे हो गए, तो डोंट वरी, हम लोग यहाँ वीडियो इसलिए लेके आए कि आपको सही आंसर, सटीक आंसर आप तक पहुंचे। ठीक है। अब ये अंक तालिका दी है दोस्तों, एक तरफ आपको कहां से हम लोगों ने जो संविधान में जो 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 चीजें ली हैं वो इधर लिस्ट आउट करी, और कहां से इंस्पायर होके लिया है, कहां से इंस्पायर होके लिया है वो इधर में। थोड़ा सा साइड में आ जाओ तो आपको ऑप्शन अच्छे से दिख जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, मतलब हमने राज्य के नीति निर्देशक का तत्व कहां से लिए? आयरलैंड से लिए, आपको याद है। ठीक है, फिर हमने देखा मूलभूत अधिकार, हमने फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए हैं? हमने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिए हैं। फिर हमने संघ और राज्यों के बीच में संवर्ती सूची कहां से ली? ऑस्ट्रेलिया। बेटा ध्यान रखना, संवर्ती, अगर तीनों सूची का बोले ना, मैं तीनों सूची का बोलूं तो फिर वो आर्टिकल हो जाएगा 1935। अगर तीनों सूची का बोले तो आर्टिकल हो जाएगा, पर सिर्फ संवर्ती की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया। और ये चौथे का आएगा कनाडा, संघ में सशक्त केंद्र वाली भूमिका जो हमने कहना। तो आंसर इसका आएगा डी। बहुत आईएमपी है, इससे आपको याद हो जाएगा हमने किससे क्या क्या बोरो करा है। ठीक है, आता निम्नलिखित में से आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जा सकता है? विदेशी आक्रमण या आंतरिक दंगे फसाद की वजह से स्वयं ही, देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति द्वारा स्वयं ही घोषित किया जाता है। तो स्वयं तो वो घोषित करेंगे नहीं। ठीक है, आपको याद होगा कि भारत में हमने संशोधन करके उनके अधिकारों को लिमिटेड कर दिया, नियंत्रित कर दिया, तो वो मंत्रिपरिषद से। तो इसमें आंसर डी आएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। थोड़ा सा आपको ऐसा लगे कि नहीं सर ये आंसर डी नहीं होना चाहिए इनमें उनको, पर आपको अब याद है कि राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन लेंगे तो राष्ट्रपति डिसीजन लेंगे मंत्रिपरिषद। तो यहाँ स्वयं स्वयं द्वारा घोषित तो होगा ही नहीं, स्वयं द्वारा स्वयं आ गया तो आपको यहाँ डी आएगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद से लेके आपातकाल की घोषणा है वो करेंगे। तो 57 का डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। भारत के संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। इस वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 सामान्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय स्थायी रूप से दिल्ली में स्थित है, परंतु भारत में मुख्य न्यायाधीश चाहे तो भारतीय राष्ट्रपति की सलाह से कहीं और भी बैठक कर सकता है। भारत में विदेशों के बीच में विवाद के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार है। देखिए बहुत आपको डिटेल में आपको पढ़ना है कि 58 का क्या है, तो फिर 1, 2 और 3 इसमें सही आ रहे हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, भारत और विदेशों के बीच में विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र फैले हुए ये नहीं है, बाकी 1, 2, 3 सही है, चौथा गलत आएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके दोस्तों, थोड़ा डिटेल में था, एनालिसिस करके लगाते तो बनता कि प्रत्येक राज्य के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा के रूप में प्रदान किया जाएगा। बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। ठीक है, तो ये आपको याद है 350 के क में ए में दिया गया है ये
थोड़ा सा हम लोग गए 350 के ए में दिया गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य की प्राथमिक स्तर पर एक मातृभाषा शिक्षा प्रदान के लिए किए जाने, तो वहां की लोकल भाषा को भी आपको याद रखना है। 350 का ए आएगा। ये बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है। सुकुमार सेन, 60 का क्या आएगा दोस्तों? सुकुमार सेन। सही विकल्प चुनिए। राज्य के संवैधानिक आपातकाल की घोषणाएं की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, ये फिर से रिपीट हुआ है, तो ये 61 का, ठीक है, तो घोषणा कर सकते हैं राज्य की विधायक शक्तियां। अब देखिए सही विकल्प, राज्य के संवैधानिक आपातकाल की घोषणा की स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन द स्टेट। मतलब राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या है कि यह घोषणा कर सकता है कि राज्य की विधायक शक्तियां राज्य के अधिकार से प्रयुक्त होंगी। तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बी आएगा। क्या आएगा? बी। कि किसी भी राज्य में, अगर आपको याद है कि किसी भी राज्य में अगर कोई बहुमत में नहीं आता तो वहां राष्ट्रपति शासन लगता है, आपको याद रखना होगा। सबसे लंबा जो राष्ट्रपति शासन काल लगा है वो पंजाब में लगा है, सबसे कम उत्तराखंड। आप ये सारी चीजें याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी। संवैधानिक संशोधन के मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, सुपरसेडेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ओवर द फंडामेंटल राइट। मतलब संवैधानिक संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। ये आपको याद रखना है। कौन सा ऐसा है जिसमें निर्देशक सिद्धांत को ऊपर रखा है? तो आर्टिकल 42। कौन सा आएगा? आर्टिकल 42। 62 का क्या आएगा? आर्टिकल 42, मतलब अमेंडमेंट नंबर 42 आएगा। समाज सुरक्षा, सामाजिक बीमा शामिल है। द सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस आर इंक्लूडेड इन संवर्धित सूची में, ठीक है, याद रखना है। ये दोनों ही, समाज की सुरक्षा और सामाजिक बीमा, ये किस में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को अधिकार है नियमावली बनाने का, ठीक है। और अवशिष्ट विषय भी किसके पास जाते हैं? केंद्र सरकार के पास जाते हैं। राज्य सूची में राज्य सरकारों को नियम बनाने का है और संघ सूची में संघ सरकारों को नियम बनाने का। मतलब यहाँ केंद्र को अधिकार मिलते हैं, यहाँ राज्यों को अधिकार मिलते हैं, आपको याद रखना है। और ये अवशिष्ट विषय जो होते हैं, जो बचे हुए जो इन लिस्ट में, वो भी किसके पास जाते हैं? वो भी केंद्र के पास जाते हैं ना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो होप आप लोगों को बिल्कुल राइट आंसर्स जो हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम का किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए अब पूछा गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो बम बनाया जाता है वो हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स लेते हैं, ठीक है, ड्यूटेरियम, और इससे क्या बन जाता है? हीलियम। क्या बनता है? इससे हीलियम बनता है। तो देखिए 2 और 3 चार होगा और 1 न्यूट्रॉन निकलता है, ठीक है। और इसमें 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी भी रिलीज होती है। तो आपको याद रखना ये क्या चीज है? ये चीज है कि भाई हाइड्रो कौन से अनियंत्रित संलयन, याद रह जाएगा क्या होगा इसमें? अनियंत्रित संलयन, ठीक है। अनकंट्रोल फ्यूजन, फ्यूज हो रहे, 2 लोगों का मिलना, फ्यूज होना, टूटना, फिजन। तो विखंडन, एटम बम जो है वो विखंडन पे काम करता है। जो विखंडन पे काम करता है वो यूरेनियम 92 235 लिया जाता है, ये आपको याद रखना है। जो टूटता है, 1 न्यूट्रॉन इस पर डाला जाता है तो 1 से 3 बनते हैं, फिर 3 से 9 बनते हैं, 9 से 27 ऐसे बनते हैं। तो ये अनकंट्रोल में एटम बम बनता है और संलयन के अनकंट्रोल में हाइड्रोजन, ठीक है, ये याद रखेंगे। जर्म प्लाज्मा का सिद्धांत किसने? हु गेव द थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्मा, किसने दी थी? ठीक है, ये दी थी वीजमैन ने। किसने दी थी? वीजमैन ने। स्टैटिक क्वेश्चन है, डायरेक्ट वीजमैन आपको आंसर आएगा 65 का, जर्म प्लाज्मा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का अध्ययन कौन होता है? मतलब अध्यक्ष कौन होता है? आपको याद है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, महान्यायवादी होता है। तो आपको याद रखना है CSIR का आपको याद रखना है, इसका कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये याद रखेंगे, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, ठीक है, ठीक है। रिसर्च, साइंस रिसर्च जो हम लोग एग्रीकल्चर पे करते हैं उसका कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। व्योममित्र नामक अर्धमानवीय महिला रोबोट किसने लॉन्च की? ICAR, DRDO, BARC या इसरो, ठीक है। ये सब संस्थान भारत से जुड़े हुए हैं, आपको याद रखना है। किसने लॉन्च करी? ये लॉन्च करी इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु,
ठीक है, बेंगलुरु में इसका है हेडक्वार्टर, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आपको याद रखना है। इस तरह से आप लोग क्या दोस्तों, नासा का भी NAA से, नासा जो USA की कंपनी है, ठीक है, जो जैसे हमारे जो इसरो काम करती है वो USA के लिए नासा काम करती है, जिन्होंने अपोलो 11 भेजा था, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो व्योममित्र नामक जो अर्धमानवीय महिला रोबोट, पहली महिला रोबोट किसने लॉन्च करी, इसरो ने लॉन्च करी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये अच्छा है। कौन सी कक्षा नेविगेशन के लिए प्रयुक्त होती है, ये द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज यूज फॉर नेविगेशन। तो मिडिल, ठीक है, या जियो स्टेशनरी या लोअर, इसका होता है मिडिल, आंसर इसका मिडिल ही है, ठीक है। ये जियो स्टेशनरी होता है जहां पर हम, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट वो होता है जहां पर हम 3600 किलोमीटर के ऊपर रखते हैं, जहां पर जितना पृथ्वी घूमती है 24 घंटे में उतना ही ये घूमता है। ये लोअर ऑर्बिट होता है, ये मिडिल ऑर्बिट होता है, ये लोअर ये मिडिल, तो आंसर आएगा आपका मिडिल ऑर्बिट, ठीक है। क्या आएगा आपका, मिडिल ऑर्बिट, जिसको मिडिल ऑर्बिट बोलेंगे ना, ये आप याद रखना, मिडिल ऑर्बिट, ठीक है। ये लोअर है और ये जियो स्टेशनरी। स्टेशनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टेबल है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है। तो ये मुझे यहां जो बिठाना है ना, तो यहां वो 24 घंटे ही बैठेगा, मतलब जितना पृथ्वी का कार्यकाल होता है घूमने का, उतना ही कार्यकाल जियो स्टेशनरी। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह पर निगरानी करनी है तो हम ये बनाते हैं, जैसे मुझे भारत से छोड़ना है और मुझे पाकिस्तान पर निगरानी करनी है, तो मैं GEO ये इसका प्रयोग करूंगा कि एक पर्टिकुलर जगह पर निगरानी करें। आंसर इसका ME आएगा, मतलब मिडिल ऑर्बिट आएगा। तो 68 का आंसर आपका है A, ठीक है। एस्ट्रोसेट नामक भारत के प्रथम के पहले खगोलीय मिशन का प्रक्षेपण किसने किया था, DRDO ने, ठीक है, ICAR ने, इसरो ने, और इसका भी आंसर आएगा इसरो, इसका भी क्या आएगा, इसरो, ठीक है। एस्ट्रोसेट नामक भारत के पहले खगोलीय मिशन, ठीक है, हु लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल मिशन नेम्ड एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट किसने कहा, इसरो ने ही लॉन्च करा था। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस और नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को एक अलग नाम दिया गया है, छाता विधान। ये बहुत IMP है, इसको क्या कहा जाता है, छाता विधान। भाई पर्यावरण, जैसे छाता में बरसात से बचाता है ना, तो हमारे पर्यावरण को बचाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, छाता विधान। निम्नलिखित में से किसे टेबल शर्करा कहा जाता है, ठीक है, घर में यूज होने वाली शक्कर बोलते हैं इसको घर में, तो इसका क्या आएगा, सुक्रोज, क्या आएगा इसका, सुक्रोज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, सुक्रोज आएगा, ठीक। घर में यूज होने वाली है ना, तो जो घरों में होते हैं इसको टेबल शर्करा कहा जाता है, सुक्रोज आपको याद रखना है। जो हमारे वहां नॉर्मल आप शक्कर देखते हो वो ये है। छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ पर होती है एक छोटी सी क्या, रैक्टम, कोलन, सिकम या जेजुनम, ठीक है। तो ये आंसर आएगा दोस्तों सिकम, ये जो उसकी ज्वाइंट पर होती है, छोटी आंत बड़ी आंत के जोड़ पर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन और जो लार्जर इंटेस्टाइन होती है, तो दोनों के जोड़ पर स्मॉल क्या होती है, सिकम होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये पूछा IR20 और रत्ना। मैं आज के जब मैं हमने लास्ट मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको कपास की ब्रीड बताई थी 1407। तो आपको देखिए मैं कहीं ना कहीं आपको एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड 1407 जो थी वो सोयाबीन की नई किस्म थी, ठीक है, जिसमें 17% उसका प्रोडक्शन बढ़ गया था। तो याद रखना कि ये क्या है, ये क्या है, ये पैडी, ये धान, ये क्या है, IR20 और रत्ना, ये दो प्रमुख किस्में काय की है, पैडी, धान, चावल, किसकी है, चावल की। लेकिन कौन खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहला जाता है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, विलियम्स, निकोला टेस्ला, निकोलस एपर्ट और एनरिको फर्मी, कौन कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है निकोलस एपर्ट। ये स्टैटिक पूछा गया है, ये खाद्यान्न से है, ये आपको याद रखना है, निकोलस एपर्ट, क्या नाम आता है इनका, निकोलस एपर्ट। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब किस राज्य में स्थापित की गई, इंडियाज, ठीक है, फर्स्ट ड्रोन फॉरेंसिक लैब हैज बीन सेटअप इन विच स्टेट, ठीक है,
ठीक है, याद रख लीजिए। तो ये आएगा दोस्तों केरल, किसमें स्थापित की गई है? केरल में स्थापित की गई। किसमें स्थापित की गई? ये केरल में स्थापित की गई। दुनिया के पहले संस्कृत दैनिक के संपादक, ठीक है, केवी संपत कुमार का निधन हो गया। इस संस्कृत दैनिक का नाम क्या था? द एडिटर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट संस्कृत डेली, जिन्होंने पहला चलाया था, इनका नाम क्या था? देख लीजिए, राशि सुधर्मा ब्रह्म पुराण, ठीक है, तो इनका नाम था सुधर्मा। क्या नाम आएगा? सुधर्मा। ठीक है, संस्कृत का डेली मैगजीन चलाने वाले, ठीक है, ये संस्कृत दैनिक, दैनिक है ना, दैनिक संपादन काम कर रहा था सुधर्मा। अंतरराष्ट्रीय एनी अवार्ड की बात करते हैं, 2020 में सम्मानित किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल एनी अवार्ड? करंट से एक आपको क्वेश्चन उठा के पूछा है, किसे? तो ये है हमारे प्रोफेसर साहब CN राव साहब। सचिन के साथ में, सचिन तेंदुलकर के साथ में इनको भारत रत्न भी दिया है, तो CN राव साहब आपको याद चाहिए, ठीक है। 78 का आंसर आएगा डी। मार्च 2020 में प्रकाशित पुस्तक नेम्स ऑफ द वुमेन किसने लिखी थी? कि हु रोट द बुक नेम्स ऑफ द वुमेन, ये किसने लिखी थी? ये जीत थाइलाई या थलाई, थाई ये नाम आता है, इन्होंने लिखी थी इस बुक को, ठीक है, नेम्स ऑफ द वुमेन, ठीक है, जीत साहब ने लिखी थी। वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2020 मतलब 2021 की बात करें, कहां हुआ था? वेयर द ग्लोबल हेल्थ समिट, ग्लोबल हेल्थ समिट कहां हुआ था? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ग्लोबल हेल्थ समिट कहां हुआ था, ठीक है, तो ये इटली की राजधानी रोम में, ये इटली की राजधानी रोम में हुआ था, ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक, करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन आपको सीधे स्टडी, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारंभ करा? ठीक है, ऑनलाइन शुभारंभ हुआ ही है, और ये वहां से हुआ है, बिरसा मुंडा का झारखंड। कहां से हुआ है? झारखंड। ठीक, याद रखेंगे। यहाँ पर भी मध्य प्रदेश जैसी बहुत सारी ट्राइब्स यहाँ पाई जाती हैं, तो मुंडा जनजाति, बिरसा जनजाति, तो ये आपको याद रखना है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? शॉन मर्फी, ठीक है, रोनियो सैलिवॉन, ठीक है, मार्क सेल्बी और स्टुअर्ट बिंघम। तो इसका आखिरी आएगा स्टुअर्ट बिंघम। क्या आंसर आएगा इसका? 82 का स्टुअर्ट बिंघम, ये आपको याद रखना है, स्टुअर्ट बिंघम आएगा। डूरंड कप किसने जीता? डूरंड कप फुटबॉल से रिलेटेड है, FC गोवा। कौन जीता है इसको? FC गोवा। कौन जीता है? FC गोवा। डूरंड कप किस टीम से जीता है? FC गोवा ने डूरंड कप का, ठीक है, जीता है, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रादुपाद की जयंती को चिन्हित करने के लिए किस मूल्य का एक विशेष सिक्का जारी करा? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर है 125 रुपए का सिक्का इन्होंने जारी करा है, उन्हें याद रखने के लिए, ठीक है। तृतीय पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाने लगा? मतलब विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द थर्ड जनरेशन, ठीक है, तो ये आएगा मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर का साइज छोटा हो गया था थर्ड जनरेशन में। जनरेशन हम याद रख लेना किसमें? VLSI, वेरी लार्ज स्केल के हिसाब से, या कौन से इसमें आपको कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, तो ये ज्यादातर पूछा जाता है कंप्यूटर का है, ठीक है, तो ये मिनी कंप्यूटर आपको याद रखना है, मिनी कंप्यूटर। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखित प्रोग्राम है, देख लीजिए आप, कौन सा? सोर्स, ऑब्जेक्ट्स और असेंबली। तो असेंबली प्रोग्राम जितने भी होते हैं ना कंप्यूटर में, वो किस में लिखे जाते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका आंसर आएगा असेंबली प्रोग्राम का C, मतलब इसका C आंसर आएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शुरुआत कहां से हुई थी? जर्मनी से, अमेरिका से, रूस से, जापान से, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहां से शुरू हुई थी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में पूछा गया है, और ये चालू हुई थी अमेरिका में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहां से शुरू हुई थी? अमेरिका, ठीक है। आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब बुद्धिमत्ता का कृत्रिम फॉर्म कहां से शुरू किया गया था? अमेरिका से। सामान्यतः यूजर से निजी जानकारी चुराने के लिए क्या जाता है? फिशिंग ईमेल होते हैं, उसको फ्रॉड ईमेल भी बोलते हैं, आप लोगों को आते रहते हैं, आपके मेल पे भी आते हैं, उसको फिशिंग इन ईमेल,
इसको फ्रॉड भी कहा जाता है। ये फेक होते हैं एक तरह के, है ना, ये आपके जानकारी लीक करने के लिए, आपकी जानकारी के लिए बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है, फेक टाइप के होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, इससे बचिएगा, ये हमारे उसमें आते रहते हैं। चलिए फटाफट करते हैं, आपका इतना लंबे समय तक बना रहना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, अंत तक आशा करता हूं जुड़ेंगे। भारत में सूचना संप्रेषण तकनीक का जन्मदाता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन थ्योरी इन इंडिया? मदन मोहन मालवीय, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी। भाई ये सूचना के लिए उन्हें जिन्होंने कंप्यूटर की शुरुआत करी, तो किसने करी थी? राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर शिक्षा पर जोर दिया था। तो कंप्यूटर को लाने वाले 1985, मैं सन भी आपको बता देता हूं। और ये एक और चीज लेके आए थे, गंगा सफाई जो थी वो आपको यहीं पर मिलेगी। तो गंगा जी की सफाई के लिए भी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो आपको प्लीज ये दोनों सन याद रखना है, गंगा सफाई से भी राजीव गांधी साहब लेके आए थे, ठीक है। 90 पे चलते हैं। मोजाइक क्या है? एक चिप, एक ब्राउजर, एक यंत्र। तो ये क्या है? एक ब्राउजर, जैसे हमारा यूजी ब्राउजर होता है ना, या क्रोम होता है, तो ये एक ब्राउजर है दोस्तों। मोजाइक क्या है? एक ब्राउजर, जिसके अंदर हम कई साइट्स अलग अलग खोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वी सैट? ठीक है, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल ऑडियो टर्मिनल, विजुअल सैटेलाइट ऑडियो टर्मिनल। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। ये आप याद रखेंगे, ये छतरी हमारी, इसी को बोला जाता है, ठीक है। और जो ऊपर छतरी लगाई जाती है ना इस तरह से, ये आपको जो आप लोग कम्युनिकेशन देखते हैं, तो ये वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, एपर्चर है, वेरी छोटी सी छतरी लगाई जाती है, स्मॉल एपर्चर है। सैटेलाइट से डाउनलोडिंग के लिए इसको लगाया जाता है, इससे अपलोडिंग भी होती है, अपलोडिंग डाउनलोडिंग, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल, सैटेलाइट कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट कार्ड पर क्या लगा होता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अटैच्ड टू ऑन ए स्मार्ट कार्ड? कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रो प्रोसेसर। तो स्मार्ट कार्ड क्या होगा? इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो प्रोसेसर। आप 92 का क्या याद रखेंगे? सी याद रखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, ओके। अमेजन को शुरू कब किया गया था? अमेजन को शुरू कब किया गया था? 5 जुलाई 1994 में, ठीक है। जेफ बेजोस, आप नाम याद रखेंगे, इन्होंने ही शुरू करा था, फेमस पर्सनालिटी जेफ बेजोस। जेफ बेजोस संस्थापक हैं, जेफ बेजोस, जिन्होंने अमेजन शुरू करा था। बहुत बड़ी कंपनी है, आपको मालूम है अमेजन, ठीक है, हर फील्ड में उतर गई। अब तो टेलीविजन में भी अमेजन प्राइम्स आप देख ही रहे हैं, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, जेफ बेजोस ने शुरू करा था 5 जुलाई 1994 को, ठीक है। एनालॉग सूचनाओं को डिजिटल सूचना में परिवर्तित करने का को कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल इंफॉर्मेशन, से आपको याद रखना है। तो क्या कहा जाता है? वेब इंट्रो मॉड्यूलेट या डी मॉड्यूलेट। तो आपको याद रखना है, इसमें डी मॉड्यूलेट आंसर आएगा, मॉड्यूलेट नहीं होगा, डी मॉड्यूलेट, क्योंकि हम एनालॉग को डिजिटल में बदल, डिजिटल को एनालॉग में बदलते हैं तो उसको मॉड्यूलेट बोलते हैं। तो यहाँ क्या आएगा आंसर? डी मॉड्यूलेट। जब डिजिटल से एनालॉग में जाएंगे तो मॉड्यूलेट बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो याद रखेंगे 94 का सी आएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? आपको याद रखना है। The which is the procedure for the removal of chief election commission is similar to भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो 95 का आएगा बी, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्या आएगा इसमें? बी आएगा दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उन्हीं के समान प्रोसेस होती है चीफ इलेक्शन कमीशन। तो आपको याद है, चीफ इलेक्शन कमीशन के नीचे 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं, ठीक है। पहले ये 2 लेवल पे थी, फिर 3 लेवल पे, तो इसमें काफी बदलाव किया गया। तो अभी 3 स्तरीय संस्था होती है जो निर्वाचन आयोग होता है। पंचायती चुनाव का उल्लेख है, तो ये मिलेगा 243 के टर्म में, ठीक है। कहां मिलेगा? 243 के टर्म में, मतलब अंडर आर्टिकल 243 के में आपको मिलेगा, जिसमें पंचायती चुनाव के बारे में बताया गया है। जिसमें किसके बारे में बताया गया? पंचायती चुनाव के बारे में बताया गया। 97 देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष सदस्यों का प्रावधान किया गया है, संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 23 में दी गई है। और उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है? ये आपको याद रखना है कि कौन सा सही है, ठीक है। देखिए, संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और सदस्यों का प्रावधान है, ये ठीक है, पर और ये भी याद रखना है कि
कितने सदस्य हैं ये कहीं मेंशन नहीं, कुछ सदस्यों का है प्रावधान, आपको याद रखना। कितने होने चाहिए ये मेंशन नहीं है, ये मेंशन नहीं होता, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ओनली टू, ठीक है, ओनली क्या होगा, टू, यहां आंसर आएगा ओनली टू, आंसर क्या आएगा, ओनली टू, ये आपको याद रखना, ठीक है, ओनली टू, ठीक, ये आपको याद रखना है। 97 का क्या आएगा कि संविधान के भाग 14 में दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही है? देखिए 98 क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, कौन कौन सा राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में, कि राज्य लोक सेवा के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है, संविधान में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की संख्या 10 निर्धारित है, ये भी राज्य लोक सेवा के आयोग के सदस्य हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है, उनके पास नहीं है हटाने का अधिकार। तो आपको कि विच के बारे में सही है, तो ये पहला छोड़कर बाकी सभी गलत हैं, तो पहला ये क्या सही आएगा, तो 98 का आंसर क्या है, ए, 98 का क्या आंसर है, ए, 98 का ए आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ठीक है, तो ये आयोग था 1990, आपको याद रखना है, इसी के तहत गठन हुआ था, 1993 में बना था। और कार्यकाल जो होता है इसमें जितने भी सदस्य होते हैं सबका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 70, 65, 62 याद मत रखना, महिलाओं से जुड़ा है तो याद रखने का तरीका, महिलाओं की उम्र नहीं पूछते, तो यहाँ उम्र का बंधन ही नहीं है। यहाँ पर महिला आयोग का गठन इस अधिनियम के थ्रू किया गया था। और कार्यकाल आपसे पूछे, कार्यकाल अब याद रखेंगे 3 वर्ष, कितना है, 3 वर्ष, ये कार्य के 3 वर्ष, इसमें 70, 65, 62 है नहीं तो टेंशन लेना ही नहीं इसमें। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में मध्य प्रदेश की कौन सी रैंक रही थी? कौन सी रैंक पे आया था मध्य प्रदेश? ये लेटेस्ट रैंक है 13, लेटेस्ट रैंक क्या है, 13 है, यह अब आपको याद रखना है, लेटेस्ट रैंक 13 है। तो आपको याद है कि ये 100 वेग का आंसर आएगा ए। तो दोस्तों आप लोगों को हमारे 100 क्वेश्चन का एनालिसिस कैसा लगा ये आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। थोड़ा फास्ट करा है, ठीक है, कि समय को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोगों को मिल जाए, तो आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। हम अगले संडे को फिर टेस्ट लेके आएंगे और उसका लाइव ही डिक्टेशन कर देंगे। तो मैं देवेंद्र सिंह यादव आप लोगों से विदा लेता हूँ। दोस्तों हमारे 100 क्वेश्चन का एनालिसिस आपको कैसे लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।